दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों इसमें हम परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। उत्तर प्रदेश एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 के लिए विज्ञान का प्रैक्टिस सेट संख्या 3। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, देखिए ये प्योर साइंस से है, सामान्य विज्ञान से नहीं। इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। देखिए ऑप्शन है आपके OF2, Na2O, NaO2 या NaO3। तो सही उत्तर है दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए OF2। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या X है, तो OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या O+2 इंटू ऑक्सीकरण संख्या F = 0, तो X का मान +2 हो जाएगा। तो सही उत्तर है OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या आपकी +2 है। अगला प्रश्न है प्राकृतिक रबर का एकलक होता है क्या? ऑप्शन है आपके नियोप्रीन, आइसोप्रीन, टेरिलीन या आर्लान। आपको बताना है कि जो प्राकृतिक रबर होता है इसका एकलक क्या होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आइसोप्रीन। देखिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर का एकलक या मोनोमर होता है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक कौन सा है? आपको बताना है एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन या आइसोब्यूटेन। तो सही उत्तर है सामान्य श्रृंखला यौगिक में जो बॉइलिंग पॉइंट यानी बीपी होता है वो अधिक होता है, क्योंकि इनका क्षेत्रफल शाखित यौगिकों की तुलना में अधिक होता है। तो देखिए सबसे अधिक क्वथनांक जो है वो एन पेंटेन का, उसके बाद उससे कम आइसोपेंटेन का, उससे कम नियोपेंटेन का, फिर उससे कम एन ब्यूटेन का और उसके बाद आइसोब्यूटेन का होता है। तो सही उत्तर है एन पेंटेन का क्वथनांक दोस्तों सर्वाधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है एरोमेटिक यौगिक के अणुओं में जो पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? आपको बताना है। तो सभी एरोमेटिक यौगिकों के अणुओं में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4n+2 होती है। 4n+2 नियम या हकल का नियम इसको कहा जाता है। दोस्तों एरोमेटिक लक्षण प्रदर्शित करने के लिए अणु द्वारा हकल नियम का पालन करना आवश्यक है। तो सही उत्तर हो जाएगा 4n+2। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसका खोज किया गया था? तो सही उत्तर है परमाणु के नाभिक का। दोस्तों रदरफोर्ड का अल्फा जो वैज्ञानिक अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग से प्राप्त जानकारी के आधार पर परमाणु का नाभिकीय मॉडल या न्यूक्लियर मॉडल प्रस्तुत किया गया। रदरफोर्ड एक इंग्लिश वैज्ञानिक थे, इन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी। तो सही उत्तर है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणामस्वरूप परमाणु में नाभिक का खोज किया गया था। अगला प्रश्न है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या कम से 98 और 251 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो देखिए किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या होती है, और किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक होता है। तो द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या, तो 251 = 98 प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉनों की संख्या आपकी जो है 153 हो जाएगा। तो देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों 98, 98, 153। ऑप्शन ए हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। अगला प्रश्न है फिल्म और नाटक के मंच पर कृत्रिम धुआं अथवा बादल दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों देखिए द्रव नाइट्रोजन और द्रव कार्बन डाइऑक्साइड।
तो सही उत्तर है ऑप्शन बी और सी दोनों। देखिए दोस्तों, फिल्म और नाटक के मंच पर कृत्रिम धुआं अथवा बादल दर्शाने के लिए द्रव नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद सड़क बनाने के काम में लाया जाता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है बिटुमिन। दोस्तों बिटुमिन जो होता है ये परंपरागत रूप से सड़क निर्माण के लिए मिट्टी, रेत, बिटुमिन, सीमेंट, पत्थर आदि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वह जीन जो बहुप्रभावों को प्रदर्शित करती है क्या कहलाती है। तो सही उत्तर है प्लियोट्रोपिक। देखिए वह जीन, ऐसा जीन जब दो या दो से अधिक गुणों को प्रभावित करता है तो ऐसी घटना को प्लियोट्रोपी और ऐसे जीन को प्लियोट्रोपिक जीन कहा जाता है। तो याद रखिएगा, प्लियोट्रोपिक जीन ऐसा होता है जो एक से अधिक प्रभावों को प्रदर्शित करता है। ये आपका बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि काफ़ी संख्या में कम समय में एक जैसे पौधे किस प्रणाली से उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो सही उत्तर है टिश्यू कल्चर टेक्निक। दोस्तों ऊतक संवर्धन तकनीक जो है इसके द्वारा काफ़ी संख्या में कम समय में एक जैसे पौधे विकसित किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी कैसे होते हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले सभी जीवधारी एक कोश की और यूकैरियोटिक होते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले सभी जीवधारी एक कोश की और यूकैरियोटिक होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है फाइटोक्रोम। दोस्तों फाइटोक्रोम जो है ये फाइटोक्रोम वर्णक बीजों में अंकुरण से संबंधित होता है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। फाइटोक्रोम जो वर्णक होता है ये बीजों के अंकुरण से संबंधित होता है। अगला प्रश्न देखिए, वह ऊतक जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है। तो सही उत्तर है स्नायु। देखिए स्नायु या लिगामेंट एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है, जबकि कंडरा या टेंडन हड्डी को पेशी से जोड़ने का काम करती है। तो सही उत्तर है स्नायु या लिगामेंट जो होता है एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक होता है। अगला प्रश्न बायोलॉजी से है, बीजों का जरायुज या विविपेरस अंकुरण होता है, आपको बताना है कहाँ पर। आम में, राइजोफोरा में, आलू में या गन्ने में। तो सही उत्तर है दोस्तों राइजोफोरा। राइजोफोरा जो होता है एक मैंग्रोव पौधा है, इसमें बीजों का जरायुज अंकुरण यानी पौधे से फल के लगे रहने पर ही उसके बीजों का अंकुरण हो जाता है। अगला प्रश्न है देखिए, भूकंप से संबंधित है। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है किससे। तो सही उत्तर है भूकंप की तीव्रता का मापन रिक्टर पैमाने पर किया जाता है। केल्विन पैमाने पर तापमान, डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता और पास्कल में दाब मापा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। सही कथन जो हैं आपके देखिए ये हो जाएंगे, मृग तृष्णा एक प्रकाशिक भ्रम है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से उत्पन्न होता है। सर्च लाइट में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है, ये भी आपका सही है। और गर्मी में सामान्यतः सफ़ेद या हल्के रंग वाले कपड़े गाढ़े रंग के कपड़ों की तुलना में बरी माने जाते हैं, ये भी सही है। लेकिन आपसे पूछा गया है सही कौन सा नहीं है। तो एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के नाक, कान या गले की जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ये सही नहीं है आपका, क्योंकि दोस्तों देखिए जो है हेड मिरर का प्रयोग डॉक्टरों द्वारा कान, नाक और गले की जांच के लिए पाया जाता है। ये एक छोटे छिद्र वाला अवतल दर्पण होता है, न कि उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, खोज बत्ती या सर्च लाइट में कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है। तो सही उत्तर है दोस्तों कारों की हेडलाइट, खोज बत्ती या सर्च लाइट में परावर्तक के रूप में अवतल या नतोदर दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण के प्रयोग द्वारा खोज बत्ती के समानांतर प्रकाश पुंज उत्पन्न होता है। तो सही उत्तर है दोस्तों खोज बत्ती में जो दर्पण प्रयुक्त किया जाता है वो कौन सा दर्पण होता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा नतोदर या अवतल दर्पण। अगला प्रश्न आसान सा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो सही उत्तर है 25 सेंटीमीटर। दोस्तों नेत्र के सामने की वो निकटतम दूरी जहाँ पर रखी वस्तु नेत्र को स्पष्ट दिखाई देती है, नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है और सामान्य आँख के लिए ये 25 सेंटीमीटर होती है।
अगला प्रश्न है थर्मोस्टेट का प्रयोजन या उद्देश्य क्या होता है? तो सही उत्तर है तापमान को स्थिर रखना। थर्मोस्टेट जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये तापमान को स्थिर या नियंत्रित रखने का कार्य करता है, जिससे ऊर्जा की बचत होती है। अगला प्रश्न है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? ऑप्शन है आपके रेडियो तरंग, एक्स तरंगे, प्रकाश तरंगे या ध्वनि तरंगे। तो सही उत्तर है दोस्तों ध्वनि तरंगे जो होती हैं ये यांत्रिक तरंग का उदाहरण है। और दोस्तों रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे और प्रकाश तरंगे ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है ये विटामिन सी, विटामिन भी है? फार्मिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल, मैलिक अम्ल या पामिटिक अम्ल। तो सही उत्तर है दोस्तों एस्कार्बिक अम्ल जो है ये अम्ल विटामिन भी है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कार्बिक एसिड है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। ये आंवला और नींबू वंशी फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो सही उत्तर है जो एस्कार्बिक एसिड है ये विटामिन भी है। अगला प्रश्न है ऊष्मा का यसाई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों ऊष्मा का यसाई मात्रक क्या है आपको बताना है। सही उत्तर है ऊष्मा का यसाई मात्रक जूल होता है। अगला प्रश्न है एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, यदि पी, एफ और ए क्रमशः दाब, बल और क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता हो तो सही फार्मूला क्या होगा? पी का मतलब दाब यानी प्रेशर, एफ का मतलब फोर्स यानी बल, ए का मतलब एरिया यानी क्षेत्रफल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो सही फार्मूला हो जाएगा P = F/A। अगला प्रश्न है खाना बनाने के बर्तन में अभ्रक का उपयोग होता है, क्यों? तो सही उत्तर है कि ये ऊष्मा का सुचालक होता है लेकिन विद्युत का कुचालक होता है। तो खाना बनाने के बर्तन में इसी कारण अभ्रक का प्रयोग होता है। दोस्तों ये ऊष्मा का सुचालक और विद्युत का कुचालक होता है। अभ्रक में पारद्युतिक शक्ति या डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और रासायनिक स्थिरता अधिक होने के कारण इससे संधारित्र और अधिक वोल्टेज के वैद्युत उपकरणों के लिए इंसुलेटर के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है आपको बताना है। तो सही उत्तर है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्षैतिज दिशा के मध्य बनने वाले कोण को नमन कोण या नति कोण कहते हैं। नमन कोण का मान पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर 90 डिग्री और भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री होता है। तो चुंबकीय ध्रुव पे पूछा गया है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण, तो ये 90 डिग्री होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आप जानते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, CaOCl2। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट रासायनिक दृष्टि से ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है और रोगाणुनाशी के रूप में जल को शुद्ध करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग क्लोरोफार्म और क्लोरीन गैस बनाने में भी किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 27। इसमें से विषम कौन है आपका? संगमरमर, चाक, चूना और बुझा चूना। तो सही उत्तर है बुझा चूना अलग है, क्योंकि दोस्तों संगमरमर एक कायांतरित शैल होती है जो कि चूना पत्थर के कायांतरण का परिणाम है। चाक भी चूना पत्थर का एक रूप है और बुझा चूना एक रंगहीन क्रिस्टल होता है जिसका रासायनिक सूत्र CaOH का ट्वाइस होता है, जबकि संगमरमर, चाक और चूना ये कैल्शियम कार्बोनेट के जो हैं उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है कौन सी गैस रंगीन होती है आपको बताना है। तो देखिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये रंगहीन गैसें होती हैं, जबकि क्लोरीन गैस रंगीन गैस होती है जिसका कलर कितना होता है? क्लोरीन गैस हल्के हरे पीले रंग की गैस होती है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये रंगहीन गैसें हैं, क्लोरीन रंगीन गैस होती है। अगला प्रश्न आपको बताना है कौन सी एक निष्क्रिय गैस है। देखिए हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। तो आर्गन दोस्तों निष्क्रिय गैस है और हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान ये निष्क्रिय गैसें या अक्रिय गैसें होती हैं। इनको नोबेल गैसेज भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों वेंचुरी मीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो वेंचुरी मीटर की सहायता से तरल के प्रवाह की दर को ज्ञात किया जाता है। याद रखिएगा वेंचुरी मीटर किसी तरल जैसे पानी आदि के प्रवाह की दर को ज्ञात करने के लिए वेंचुरी मीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है एक धातु
M अम्लों से क्रिया पर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता, लेकिन ऑक्सीजन से क्रिया पर काले रंग का यौगिक देता है। M को पहचानिए कौन है? तो सही उत्तर है ये कॉपर है दोस्तों। देखिए, कॉपर इसलिए कि सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम क्षारीय या क्षारीय मृदा तत्व हैं जो अम्लों से क्रिया करने पर इनके लवण और हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। इसके विपरीत कॉपर एक संक्रमण तत्व है जो अम्ल और ऑक्सीजन से क्रिया करता है और काले रंग का 2CuOS जो है काले रंग का यौगिक प्रदान करता है। तो कॉपर जो है ये काले रंग का यौगिक देता है ऑक्सीजन से क्रिया के बाद। अगला प्रश्न है बायोलॉजी से ही पूछा जाता है, किसे भारत के बर्डमैन यानी बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर है दोस्तों सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली को भारत के बर्डमैन के नाम से जाना जाता है। सलीम अली एक विश्वविख्यात भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी थे। इन्हें पक्षियों का मसीहा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर है भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं दोस्तों, ये भारत के प्रधानमंत्री वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा था? तो सही उत्तर है देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई थी दोस्तों। और ये कौन सा विश्वविद्यालय था? ये था उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में इसका उद्घाटन पंतनगर उत्तराखंड में किया गया था और बाद में इसका नाम गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर कर दिया गया। तो सही उत्तर है गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर और 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। ये देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय रहा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ईस्ट क्या है? तो सही उत्तर है ईस्ट दोस्तों फफूंद से संबंधित है और इनका भोजन दूसरों पर निर्भर होता है। ईस्ट जो होते हैं एस्कोमाइसिटीज कुल के सदस्य हैं और फफूंद के अंतर्गत मशरूम को भी शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न आसान सा प्रश्न है, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है यानी विश्व जैव विविधता दिवस? तो सही उत्तर है 22 मई को। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैव विविधता संबंधी मुद्दों पर जागरूकता और समझ को बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपको बताना है, कौन हरित गृह गैस यानी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो सही उत्तर है ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में उपस्थित वो गैसें होती हैं जो तापीय और रक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण और उत्सर्जन करती हैं। और पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें जलवाष्प, दोस्तों जलवाष्प भी ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। नाइट्रोजन जो है ये दोस्तों जो है हरित गृह प्रभाव उत्पन्न नहीं करती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों नाइट्रोजन एक हरित गृह गैस या ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प ये सभी हरित गृह गैसें हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सही नहीं है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है ये ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती है। ये दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सही नहीं है, क्योंकि देखिए जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। अन्य ग्रीन हाउस गैसों में मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड शामिल हैं। तो ये ग्रीन हाउस गैस या ग्रीन हाउस इफेक्ट में योगदान नहीं देती है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में सही नहीं, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देती है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 को संसद द्वारा 27 दिसंबर 1980 में पारित किया गया था। डेट याद रखिए 27 दिसंबर 1980 को दोस्तों वन संरक्षण अधिनियम जो है पारित किया गया था। इसके लागू होने की तिथि जो है 25 अक्टूबर 1980 है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? कोयला, परमाणु, पेट्रोल या सौर? तो सौर ऊर्जा में दोस्तों प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, क्योंकि ऊर्जा का ये विशिष्ट रूप है जिसमें पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं होता है। अगला प्रश्न है, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल जो है
पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दोस्तों ये हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है। इसकी कटाई या तराशी इस प्रकार होती है कि कोई प्रकाश किरण इसके अंदर जाए तो बाहर निकलने से पहले उसका कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। तो इस प्रकार कई बार किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन से हीरे जगमगाते या चमकते हैं। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है अवतल दर्पण। दोस्तों अवतल दर्पण गोलाकार दर्पण है जिसके उभरे हुए तल पर पालिश की हुई होती है और अंदर का तल परावर्तक होता है और इसके द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के सामने बड़ा बनता है। इसलिए इस दर्पण का प्रयोग दाढ़ी और बाल बनाने वाले शीशे के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न, लेजर का आविष्कार किसने किया था? लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेशन इमिशन ऑफ रेडिएशन। और दोस्तों लेजर का आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिक थियोडोर मेमेन ने 1960 में किया था। तो सही उत्तर थियोडोर मेमेन ने लेजर का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, नैनो हमिंग बर्ड क्या है? आपको बताना है नैनो हमिंग बर्ड क्या है दोस्तों। तो सही उत्तर है एक जेब के आकार का चालक रहित जासूसी वायुयान है जिसका विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। नैनो हमिंग बर्ड या नैनो वायु वाहन एक छोटा रिमोट द्वारा संचालित विमान है जिसका विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर है ऑक्जेलिक अम्ल। देखिए ऑक्जेलिक अम्ल का फेरस ऑक्जेलेट के रूप में फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। फार्मिक अम्ल आप जानते हैं चींटियों में पाया जाता है और साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। तो सही उत्तर फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? आपको बताना है स्कर्वी, डेंगू, निमोनिया या दमा। तो सही उत्तर है डेंगू। दोस्तों डेंगू ज्वर में हड्डियों और जोड़ों में भयंकर पीड़ा और तेज ज्वर होता है। ये एक प्रकार के वायरस के संक्रमण से होता है और ये रोग दोस्तों डेंगू जो है क्यूलेक्स फेटिगेंस, एडीज एल्बोपेटिक्स और एडीज एजिप्टी नामक मादा मच्छरों के काटने से होता है। अगला प्रश्न है, किस रोग में एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है? आपको बताना है। ऑप्शन है कुष्ठ, टिटनेस, मिजल्स या खसरा या हैजा। तो सही उत्तर है मिजल्स या खतरा। दोस्तों मिजल्स या खसरा बच्चों में होने वाले प्रमुख विषाणुजन्य रोग है जिसको एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? तो सही उत्तर है जिंक। जिंक या जस्ता की कमी से दोस्तों ये मक्का में सफ़ेद कली रोग होता है। और जिंक पौधों में एक लघु मात्रा या माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट होता है जिसकी पौधों को बहुत कम मात्रा में सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। और इस तत्व की कमी से पौधों की पत्तियां छोटी रह जाती हैं, पौधे बौने रह जाते हैं और पौधों की नई पत्तियां और पत्तियों के शीर्ष लगभग सफ़ेद हो जाते हैं जिसे सफ़ेद कली या व्हाइट बड रोग कहा जाता है। अगला प्रश्न संख्या 49 है, बैसिलस थूरियनजेंसिस का उपयोग होता है किसमें? आपको बताना है। तो सही उत्तर है बैसिलस थूरियनजेंसिस का प्रयोग जैविक कीटनाशक के रूप में किया जाता है। दोस्तों बीटी जो है एक जीवाणु होता है जिसका प्रयोग आमतौर पर जैविक कीटनाशक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों ये यूपी स्पेशल यूपी जीके से भी रिलेटेड क्वेश्चन है कि CDRI कहाँ पर स्थित है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका लखनऊ में स्थित है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उत्तर प्रदेश एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान या विज्ञान के अंतर्गत 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। इसमें उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आपके परीक्षाओं के दृष्टि से अति संभावित और महत्वपूर्ण हैं। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।